हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का मैं दामिनी विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो आई होप सारी चीज़ें आप तक क्लियर है। ठीक है, मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है, वीडियो प्रॉपर हो रहा है, दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें। ओके तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पर इस 1 घंटे में, और आज का पीडीएफ आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो आज का पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप आज के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ बात करें स्केड्यूल की, तो ये आपका सभी के लेक्चर्स का स्केड्यूल है जो आप देख सकते हैं। सुबह के 8 से लगाकर रात के 10 बजे तक आपकी पूरी क्लासेस रहेंगी। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो आज के क्वेश्चंस मिक्स रहेंगे, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों भी मिक्स रहेगा। और पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? भंडारित के लो, संचित के लो, या मतलब व्हाट एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग ऑफ अ क्लॉक, है ना। कई बार हम लोग देखते हैं चाबी वाली घड़ियां होती है, पहले होती थी मतलब। तो स्प्रिंग के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? यहाँ पर गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल मतलब स्थितिज ऊर्जा, थर्मल एनर्जी या केमिकल एनर्जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? बिल्कुल करेक्ट, जिसने बी लगाया है बिल्कुल सही है। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण या ऊंचाई के कारण यदि उसमें एनर्जी आ जाती है तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे एक पत्थर को आपने हाइट पे जाके रख दिया है, उसमें भी स्थितिज एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी स्थिति के कारण। नेक्स्ट अगर बात करें बांध का पानी, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो घड़ी के कांटों या सुइयों में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि लैंप की बत्ती में तेल निम्न में से किसके कारण ऊपर उठता है? आप लोग ये देखते हैं कि कोई लैंप है जो कि जिसमें कैरोसिन भरा हुआ है, पहले के समय में चलते थे। या दिए की ही बात कर लेते हैं अपन कि दिए के अंदर आपने क्या लगाई, बाती लगाई है, आप जलाते हैं तो तेल जो है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर साइंस का कौन सा नियम लगता है बताएं? दाब के अंतर के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण, केशिकीय घटना के कारण, द्रव्यमान के कारण, या कोहेसिव फोर्स मतलब ससंजक बल के कारण। तो इसका भी प्रश्न का सही उत्तर है केशिकीय गति या केशिकत्व गति, जिसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ये वही गति है जिसके द्वारा तेल नीचे से ऊपर तक चढ़ रहा है या कैरोसिन चढ़ रहा है, या प्लांट्स में जड़ों से वाटर जो है या पानी जो है नीचे से ऊपर तक जाता है, इसको केशिकत्व गति या कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। सो बिल्कुल करेक्ट उत्तर है यहाँ पर बी। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका क्या कारण है? आप लोग जब भी देखते हैं कि कोई पानी की बूंद जो है वो टपक रही है, तो जनरली उसका शेप आपको ऐसा ही दिखाई देगा। यहाँ जनरली ऐसा दिख रहा है। सो बूंद जो है उसका ये आकार किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ के तनाव के कारण, तापमान के कारण, कम तापमान होता है इसलिए गोल हो जाती है, एयर के रेजिस्टेंस वायु प्रतिरोध के कारण, या जल की श्यानता के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? तो जल के अणुओं के मध्य कई बार इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है कि वो आपस में इतने ज्यादा खिंचा जाते हैं, आपस में इतने पास आ जाते हैं कि वो द्रव की सतह पर एक परत के रूप में या एक ऐसा तनाव पैदा करते हैं जिससे हमको ऐसा लगता है कि एक पतली सी परत वहां पर मौजूद है। तो केशिकत्व गति के सरफेस टेंशन के कारण, ये पृष्ठ के तनाव के कारण ही पानी की जो बूंद है वो गोल दिखाई देती है। इससे मिलती जुलती होती और 2-4 चीजें मैं आपको बताती हूँ। जैसे बालों को गीला करने पर वो पूरे आपस में चिपक जाते हैं, इसके पीछे भी कारण है वाटर ड्रॉपलेट्स के बीच में क्या, पृष्ठ तनाव। या आपने किसी ब्रश को धोया है और उसके सारे के सारे हेयर्स जो है वो पास आ गए हैं, तो ये भी किसके कारण हो रहा है? सरफेस टेंशन के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणें या एक्सरे किस प्रकार की तरंग है? लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवेव्स, इलास्टिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? जी ठीक है, मैं चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। जहां पर मुझे लगेगा ना कि एक्सप्लेन करने जैसा है वहां मैं डेफिनेटली कर दूंगी। ओके, तो 4th नंबर का क्वेश्चन है, एक्स रे किस प्रकार की रेज होती है? अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स की,
तो ये दोनों भी क्या है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव मतलब जो सिर्फ पदार्थ में ही चलती है और किसी जगह पर संचरित नहीं होती, लाइक निर्वात में। पर अगर बात की जाए हम लोग कि एक्स रे हो, गामा रे हो, या इंफ्रा रेड हो, या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हो, ये सारे के सारे कौन से इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव के कैटेगरी में आता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आता है, क्योंकि ये निर्वात में भी संचरित होता है। इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता आवश्यक नहीं होती, मतलब देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। सो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए एक्सरे वगैरह ये सब आपके किसके अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, पिच ऑफ साउंड डिपेंड। मैंने ये चीज बताई थी। तारत्व का मतलब होता है श्रीलनेस, या पिच की अगर बात करें तो मैंने ये भी एक उदाहरण दिया था कि लड़कियों की वॉइस जो होती है वो थोड़ी सी पतली होती है, लड़कों की आवाज जो है वो भारी या मोटी होती है। तो लड़कों की आवाज जो है भारी होने के पीछे एक कारण है प्रबलता या लाउडनेस, जो कि एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है या आयाम पर निर्भर करता है। वैसे ही जितने पास पास साउंड का वेव रहेगा उतना ज्यादा पतला वहां साउंड बनेगा, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी पर यह निर्भर करेगा, मतलब आवृत्ति। तो ये याद रखना, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है फ्रिक्वेंसी मतलब आवृत्ति पर, और ध्वनि की प्रबलता मतलब लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड, जितना बड़ा आयाम उतनी भारी आवाज, जितना छोटा आयाम उतना छोटा, मतलब उतना कम साउंड आता है। ठीक है, जैसे मृदु ध्वनि का जो है आयाम छोटा होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन के पीछे वाले वाहन को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, आपके वाहनों में या स्पेशली 4 व्हीलर्स में साइड में जो ग्लासेस होते हैं या मिरर्स होते हैं, तो वो किस प्रकार के होते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तल, अवतल, समतल या गोलीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कॉन्वेक्स। पश्च दर्शन के लिए या पीछे की चीजें देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है कि इतनी सारी चीजों को छोटा करके दिखा देता है। और दाढ़ी बनाने के वाले शीशे में क्या इस्तेमाल करते हैं, अवतल, क्योंकि आपको फेस का उतना पार्ट बड़ा करके देखना है ना। तो इसलिए दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में आता है आपका अवतल मतलब कॉनकेव, और यहाँ पर पीछे की चीजें को छोटा करके देखने के लिए इतने से मिरर में सब दिखता है आपको, तो उसके लिए है कॉन्वेक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका क्या कारण है। जनरली आप देखते होंगे कि आफ्टर शेविंग, दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर फिटकरी या पोटाश एलम को फेरा जाता है, क्यों। तो ये सॉलिबिलिटी विलायन के कारण, मतलब ये सॉलिबलाइजेशन हो जाता है, उसके लिए घुल जाता है ऐसा, या उसका डायलिसिस हो जाता है इसलिए, इमल्शन हो जाता है इसलिए, या स्कंदन हो जाता है इसलिए। क्या लग रहा है इस प्रश्न का उत्तर। जब भी चोट लगती है तो हम उसके ऊपर फिटकरी लगा सकते हैं, आप नॉर्मल कट पे भी लगा सकते हो, क्योंकि वो रक्त के स्त्राव को रोक देता है। क्या कर देता है, रक्त का स्कंदन कर देता है, मतलब कोआगुलेशन। कोआगुलेशन शब्द का मतलब क्या होता है, जम जाना एक तरीके से। तो खून बहता है तो वहीं पर उसका थक्का जम के वहीं जम जाता है। तो फिटकरी क्या कर देती है, पोटाश एलम, ये क्या काम करता है कि ये जो है रक्त का स्कंदन कर देता है, ब्लड कोआगुलेट कर देता है, वहीं जमा देता है, तो खून बह नहीं पाता ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। अब समुद्र का पानी पीने लायक तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या उपस्थित है, बहुत सारे सॉल्ट्स, लवण मतलब नमक। तो अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स होते हैं उसमें, क्लोराइड होते हैं, सल्फेट होते हैं, कार्बोनेट होते हैं। तो इतने अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स के प्रेजेंस के कारण समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता और वो साफ नहीं रहता है ना, एक तरीके से शुद्ध नहीं होता मतलब। सो समुद्र के जल को यदि शुद्ध करना है तो हमें क्या करना होगा, आसवन, वाष्पन, छनन या ऊर्ध्वपातन। अब गाइस एक चीज याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन उन पदार्थों का होता है जो ठोस होते हैं और खुला रखने पर डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, जैसे कपूर, तो वो ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। फिल्ट्रेशन, क्या ये पॉसिबल है कि समुद्र के जल को आप छन्नी से छानोगे और उसको शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं हो सकता। छनन के द्वारा केवल जो अघुलनशील ठोसों को अलग किया जा सकता है केवल पानी में से, जो घुला नहीं है ऐसी चीजों को। वाष्पन, अगर आप सोचेंगे कि वाष्पन करेंगे तो भैया वाष्पन करने से तो पूरा पानी उड़ जाएगा, सीधे तो नीचे नमक बचेगा। तो वाष्पन या इवोपरेशन के द्वारा आप समुद्र के जल से नमक जरूर प्राप्त कर सकते हो, पर जल का शुद्धिकरण कहाँ हुआ, यहाँ पर इसका सही उत्तर है आसवन। डिस्टिलेशन, जैसे आपने क्या किया, किसी कंटेनर में पानी को इकट्ठा किया, उसको गर्म किया,
उसकी भाप जब ऊपर जाती है तो उसकी भाप को एक मतलब एक नली से हमने इकट्ठा करा और उसकी भाप को ठंडा करने के बाद उससे वापस से हमने पानी को प्राप्त किया। तो जब लिक्विड का वेपराइजेशन हो जाएगा, वेपर बनी है, वेपर को ठंडा करके अज्ञान वाटर प्राप्त करते हैं, इसको हम लोग डिस्टिलेशन या आसवन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कण परमाणु का भाग नहीं है? Which of the following particle is not a part of atom? एटम में क्या नहीं होता? पहला है न्यूट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन, चौथा है फोटोन। क्या लग रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर? अरे रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है मिस्टर गौरव। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फोटोन। क्या उत्तर है इसका? फोटोन। देखिए, किसी भी परमाणु के अंदर जो कण होते हैं वो 3 होते हैं, 3 पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। जो नहीं है वो है फोटोन। फोटोन क्या होता है? लाइट बीम को हम ऐसा बोलते हैं ना कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में रहता है, ऊर्जा के पैकेट्स, उसको फोटोन कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट, फोटोन नहीं है। इतने सारे स्टूडेंट लाइव है तो सेशन को लाइक जरूर से कर दो। चलिए ओके, अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। जल का वाष्पों में परिवर्तन क्या कहलाता है? चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर क्या कहते हैं? किस प्रकार का चेंज है ये? प्राकृतिक परिवर्तन है क्या, या भौतिक परिवर्तन है, जैविक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है? जब भी आप लोग केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर देखते हो तो ये क्वेश्चन आपको वहां दिखेगा। भौतिक परिवर्तन जो रिवर्सिबल होते हैं, रासायनिक जो नहीं होते। ठीक है, कितने मार्क्स आने चाहिए भैया? जितने क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उससे 5 कम कर लो यार, इतना अपन झेल लेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, पानी का बर्फ में जमना, ये सब भौतिक परिवर्तन आते हैं। पानी का भाप में बदलना, भाप का पानी में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो सही उत्तर है फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? देखिए, जब भी हम लोग ड्राई सेल की बात करते हैं तो ड्राई सेल जो होते हैं उसके अंदर हम लोग अमोनियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम वगैरह के सल्फेट हो गए, ऐसी कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, ये सारे क्या भर दिए हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को भर दिया है, जिससे हमने उसमें क्या है, एनर्जी को स्टोर कर दिया एक तरीके से। तो यहाँ पूछा है सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक या चुंबकीय? तो सही उत्तर होगा क्या? रासायनिक। बिल्कुल परफेक्ट, जिसने सी लगाया है बहुत अच्छी बात है। विनर्स की ऐप क्यों नहीं काम करा है? थोड़ा सा इशू आ रहा है गाइस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा बताओ जल्दी से। अच्छा ओके, खाने के सोडे का रासायनिक नाम के जैसे और भी कुछ बता दूं मैं, जैसे कि आप सभी को पता है क्या? कोई दिक्कत नहीं, ऐप नहीं चल रहा है, कल चल जाएगा भैया। सलमा बी, अच्छा सलमा बी बोल रहे हैं। दूध का दही बनना क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। देखो, जिस परिवर्तन को वापस से नहीं प्राप्त किया जा सके, दूध से दही बना दिया, दही से दूध बना सकते हो क्या? ना, तो वो केमिकल चेंज है। जैसे कटे सेब का लाल हो जाना रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, जले हुए कागज से वापस कागज प्राप्त कर सकते हो, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। तो जो पदार्थ से एक बार बन गया और वापस उसको पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता, लोहे से जंग बन गया तो जंग से वापस लोहा बन सकता है क्या? नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन। पर यदि बात की जाए, पानी से अपन ने बर्फ बना ली तो बर्फ से पानी बना सकते हैं? बिल्कुल हाँ। पानी से भाप बन गई, भाप से पानी बना सकते हैं? हाँ, भौतिक परिवर्तन। समझ रहे हो क्या? इसका सही उत्तर है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडे का सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। इसके अलावा सामान्य नमक की बात करें तो ये है वो भैया NaCl, है ना। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा, इससे साबुन वगैरह बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। चूना है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका मेनली। चूना पत्थर अगर देखा जाए, कैल्शियम कार्बोनेट, चौक भी इसको कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3, CaO को बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये भी सब चीजें अपने को पता होना चाहिए ना। चले, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे ज्यादा है? मतलब 4 में से आपको ये बताना है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरीके से कौन फ्लो कर सकता है?
हाँ बहुत अच्छी बात है कोमल जी, बिल्कुल ये रिकॉर्डेड वीडियो है। हाँ मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। आग बुझाने में बिल्कुल सही, आग बुझाने में अपन इसी का इस्तेमाल करते हैं। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होगी? हीरा, चांदी, ग्रेफाइट या लकड़ी? तो उत्तर क्या होगा? सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में सिल्वर और नॉन मेटल में ग्रेफाइट। ठीक है। हाँ बालकृष्ण, थोड़ी सी तबीयत खराब है, गला थोड़ा सा ज्यादा दर्द कर रहा है सर्दी के कारण। चलिए ऑल राइट, नेक्स्ट देखेंगे पानी का शुद्धतम रूप कौन सा होगा? नल का पानी, समुद्र का पानी, वर्षा का पानी या भारी जल? आदित्य सर ने बताया था, बिल्कुल शुभम पांचाल सही बोल रहे हैं आप। अभी ऐप पर थोड़ा सा अपडेशन का काम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पानी का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो सही उत्तर होगा वर्षा का पानी। जो स्टूडेंट यहाँ बोल रहे हैं ना कि मैम थोड़ा सा लेवल आप इंक्रीज करो वगैरह, आप मुझे मार्क्स थोड़े से क्या पूरे ही मार्क्स बताना, आपके टोटल कितने मार्क्स आए। ठीक है, मुझे भी देखना है, शायद आपके पूरे में से पूरे आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रेन वाटर इज द राइट आंसर। वर्षा का पानी बहुत शुद्ध होता है। लाइक हम लोग उसका इस्तेमाल कई बार कार की बैटरी में भी करते हैं, आपको पता होगा, पानी जो डालते हैं वो। हर्षवर्धन शर्मा जी आप ही से कहा मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, हाइड्रोजन। देखिए वनस्पति घी के निर्माण में या डालडा जिसको हम लोग कहते हैं ना, उसके निर्माण में हाइड्रोनाइजेशन इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हाइड्रोजनीकरण, जिसमें तेजी से हाइड्रोजन गैस को अंदर की तरफ फ्लो किया जाता है। और वनस्पति तेल से या बोल सकते हैं पाम तेल से हम लोग घी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका से कैसे अलग है? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, सेल वॉल के कारण, साइटोप्लाज्म के कारण या न्यूक्लियस के कारण? अब गाइस देखो तीन ऑप्शंस जो है यहाँ पर वो ऐसे हैं जो जंतु और पादप में बिल्कुल सेम है। एक ऑप्शन ऐसा है जो केवल पादप में है, जंतु में नहीं है। इसका क्या उत्तर होगा बताओ? ओके, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा क्या? सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप में है, जंतु में नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, बाकी के 3 है। मतलब खाने के डाइजेशन को करने के लिए, जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा होगा, कोई वसा का, कोई प्रोटीन का, एक जो है वो डाइजेशन नहीं करता। जैसे अगर देखा जाए ट्रिप्सिन, ये आंत में से निकलता है, आंत्र रस में से, और ये क्या करता है? पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। टाइलिन ये लार के अंदर पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट को शुगर में, स्पेशली माल्टोज में कन्वर्ट करता है। बात करें पेप्सिन, पेप्सिन पेट में निकलता है, ये क्या करता है? मतलब जठर रस में पाया जाता है, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। पहले पेप्सिन काम करता है पेट में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, और ये पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में ट्रिप्सिन बदलता है। गैस्ट्रिन कोई पाचक एंजाइम नहीं है, ये केवल गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन के लिए मौजूद होता है, ये पाचक एंजाइम नहीं है। किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? ठीक है, सप्लीमेंट्री फीडिंग टू द विच ग्रुप, किस समूह को सहायक आहार के रूप में कहा जाता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। चलिए बताएं, मैं 1 मिनट पानी पीती हूँ, आप बताएं। चलिए बताएं क्या उत्तर होगा? किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? सॉरी, देखिए आपके संतुलित आहार में क्या क्या चीजें होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये 3 चीजें तो चाहिए, और सप्लीमेंट्री के रूप में अपने को विटामिन की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये 3 चीजें तो इसेंशियल है ही है ना, ये तो चाहिए ही, जो कि अपने बैलेंस डाइट का हिस्सा है। आपको सहायक आहार या सप्लीमेंट्री फीडिंग के रूप में अगर देखा जाए तो विटामिन का इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए आंखों से संबंधित है, और आंखों के अंदर एक पर्दा होता है जिसको रेटिना कहते हैं। तो रेटिना से संबंधित, रेटिना के अंदर 2 प्रकार की कोशिका होती है, शंकु और शलाका। शलाका मतलब रॉड्स, जिनका निर्माण ही विटामिन ए से होता है। और विटामिन ए का नाम है क्या? रेटिनॉल। और रेटिनॉल की कमी से एक बीमारी भी होती है, रतौंधी, रात का अंधा, क्योंकि रॉड्स रात के समय या कम प्रकाश में देखने का काम करवाती है। तो रेटिनॉल की कमी से व्यक्ति
रात के समय में अंधा हो जाता है, इसलिए उस बीमारी को जो विटामिन ई की कमी से होती है उसको रतौंधी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा बाकी की भी बता दूं क्या। कैल्सीफेरॉल नाम है विटामिन डी का, नियासिन नाम है विटामिन B3 का, रेटिनॉल है विटामिन ए, और टोकोफेरॉल नाम है कौन सा, ई। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा निम्न में से किसमें पाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, अरहर में है ना, या सोयाबीन में, चावल में, या गेहूं में। अब अगर देखा जाए चावल और गेहूं से ज्यादा ऊपर के 2 ऑप्शंस सही है। अरहर हो मतलब तुअर की दाल, मूंग की दाल, इन सभी में अच्छा खासा प्रोटीन होता है, पर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। मतलब 100 ग्राम सोयाबीन में अगर देखा जाए 36 से लगाकर 50% तक भी प्रोटीन पाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो अनकुक्ड है या कुक्ड है ना। 36 अप्रॉक्स इसमें ग्राम, 100 ग्राम में 36 ग्राम प्रोटीन पाया जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, सभी को पता है ना, बी है। ओके नेक्स्ट देखेंगे, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग। ये मैंने कल ही करवाया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो मैं जस्ट टिक करके आगे बढ़ रही हूँ। फ्लावर इसका उत्तर होगा कि भैया पुष्प आएगा तभी तो फल बनेगा, फल बनेगा तभी तो बीज बनेगा। तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि सीड्स का डेवलपमेंट के पुष्प के अंडाशय में होता है। मतलब फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है और वो ये आगे की तरफ क्या बढ़ाता है, पौधे की पीढ़ी को बढ़ाता है। तो पुष्प सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। किसकी कमी से घेंगा रोग होता है, नाइट्रोजन की कमी से, कैल्शियम की, आयोडीन की, या फास्फोरस। घेंगा रोग मतलब क्या होता है कि आपके गले के अंदर जो थायराइड ग्रंथि है वो फूल के बड़ी हो जाएगी। इस बीमारी को घेंगा या गलगंड कहते हैं, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डी कमजोर, दांत कमजोर। सोडियम की कमी से जल की कमी हो जाएगी, चक्कर आते हैं। पोटेशियम की कमी से लकवा हो जाता है। लोहे की कमी से खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सारे तत्व हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग। तड़ित चालक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। तड़ित चालक, लाइटनिंग कंडक्टर किसने बनाए थे। देखिए 1792 के अप्रॉक्स जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले जो है तड़ित चालक का निर्माण किया था, जिसको लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है तड़ित चालक किस तत्व के बनते हैं, तो तड़ित चालक बना होता है तांबे का। कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कॉपर एक बहुत अच्छा सुचालक होता है विद्युत का। तो तड़ित चालक कहाँ लगाए जाते हैं, आपके घरों की इमारतों की छत पर, जिससे क्या होता है कि अगर बिजली गिरने वाली है तो वह तड़ित चालक उसको लेकर के नीचे सीधे अर्थ में पहुंचा देता है, तो उससे उस बिल्डिंग पर बिजली नहीं गिरती ऐसा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे, किसे चमत्कारी दवाई के रूप में जाना जाता है। मैरिकल मेडिसिन्स। चमत्कारी दवाई पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि एक मैरिकली उस दवाई का मतलब एक तरीके से निर्माण हो गया था। सबसे पहली एक एंटीबायोटिक बनी थी पेनिसिलिन नाम की, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। तो ये जो दवाई का निर्माण हुआ था ये एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फफूंद से इसको बनाया गया था, पेनिसिलिन नाम की दवाई को। और ये दवाई एक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक है, और क्योंकि गलती सलती से इसका निर्माण हुआ तो एंटीबायोटिक्स को हम लोग मैरिकल मेडिसिन कहते हैं। और ये क्या करती है, हार्मफुल जीवाणु को मारने का काम करती है। और पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फफूंद से उसको प्राप्त किया गया था, इसलिए इस दवाई को पेनिसिलिन कहा गया। एक प्रतिजैविक है, तो प्रतिजैविक दवाइयों को हम लोग क्या कहते हैं, मैरिकल मेडिसिन। ओके नेक्स्ट देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जहां पर हम लोग क्या करवाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाते हैं। नाभिकीय संलयन हो, मतलब जिसके अंदर 2 हल्के नाभिक को मिला के एक भारी नाभिक बनाए, या नाभिकीय विखंडन हो जिसमें भारी नाभिक को 2 भागों में तोड़ के 2 हल्के नाभिक बनाए। तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो या फीजन हो, जब भी होता है यहाँ पर न्यूट्रॉनों की गति बहुत तेज हो जाती है। तो उसको स्लो डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मंदक के रूप में।
तो ग्रेफाइट के छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है मंदक के रूप में, ये न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देते हैं। और ग्रेफाइट के छड़ों के अलावा भारी जल का भी इस्तेमाल किया जाता है, विच मीन्स ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसके अलावा ग्रेफाइट के अलावा D2O का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको भारी जल हैवी वाटर कहते हैं। ये भी नाभिकीय अभिक्रिया में मंदक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? अगर क्रमबद्ध तरीके से देखा जाए तो पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबेराइनर। उसके बाद आते हैं अपने कौन से? न्यूलैंड, अष्टक नियम, डोबेराइनर का त्रिक, न्यूलैंड का अष्टक नियम, फिर आता है मेंडलीव का आवर्त नियम और आता है हेनरी मोजले का आधुनिक आवर्त नियम। तो सही उत्तर होगा डोबेराइनर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक वयस्क में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? देखो, हमारा जो आहार नाल होता है ना, आहार नाल जो मुंह से लगाकर गुदा तक का पूरा रास्ता होता है, आहार नाल की लंबाई होती है 32 फीट, या मीटर में बोला जाए तो 9 मीटर के अप्रोक्स। और 9 मीटर आपका मुंह से गुदा तक का पूरा रास्ता है। और इसमें अगर देखा जाए, इसमें सबसे बड़ा भाग पता है क्या है? छोटी आंत। 6.5 मीटर लंबी छोटी आंत और 1.5 मीटर लंबी बड़ी आंत। मतलब अगर देखा जाए 6.5 और 1.5, ये मतलब 7 से 8 मीटर के अप्रोक्स तो आते ही होती है। 1 मीटर लंबा मुंह से आपकी छोटी आंत तक का ट्रैक होता है। तो आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा ही छोटी आंत होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं। देखिए, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति है जो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने का काम करते हैं, मतलब वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं, उनको ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, है ना। आपने कभी चित्र में भी देखे होंगे कि इसमें जो है ऐसी कुंडलियां बनी हुई रहती है, जिसमें अगर इधर कॉइलिंग कम है, इधर ज्यादा है तो स्टेप अप करेंगे, उल्टा है आगे ज्यादा है पीछे कम है तो उसको स्टेप डाउन करेंगे। तो ये एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं उपचयन और अपचयन का काम करते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन का काम करते हैं ट्रांसफार्मर। तो एसी को डीसी में बदलते हैं? बिल्कुल नहीं। डीसी को एसी में नहीं। या रेक्टिफायर और इन्वर्टर का इस्तेमाल होता है एसी डीसी को करंट को चेंज करने में, वोल्टेज का उपचयन करने में नहीं, दोनों करने में। ये एसी वोल्टेज का उपचयन भी करते हैं और अपचयन भी करते हैं, स्टेप अप भी करते हैं, स्टेप डाउन भी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? 28 नहीं आया? ओह सो सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 27 के बाद 28 रह गया, सॉरी। गैस्ट्रिक ग्रंथि से निकलने वाले रस में कौन से एंजाइम्स होते हैं? विच एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द जूस? गैस्ट्रिक जूस बोलना चाहिए, है ना। गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले जूसेस में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, HCl होता है, ये सभी होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है? आपके पेट में होती है। तो सीधी सी बात, आपके पेट में जठर ग्रंथियां होती है जिससे जठर रस निकलता है। और जठर रस में क्या होते हैं? सबसे पहली चीज तो एंजाइम्स होते हैं प्लस HCl होता है, ये दो चीजें मेनली होती है। तो पेप्सिन रेनिन दोनों एंजाइम भी होते हैं जठर रस में, HCl भी होता है, मतलब ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। पेट में जो जठर रस है ना, उसमें ये तीनों चीजें देखने को मिलती है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध के प्रोटीन केसिन का पाचन करता है और केसिन को रेनिन बदल देता है पैराकेसिनेट मतलब दही में, और रेनिन का स्रावण केवल बच्चों में होता है। ठीक है, HCl भी होता है, तो सभी चीजें होती है। चलिए, ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन बता दिया था। उड़ो लड़ो हार्मोन निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से या अधिवृक्क ग्रंथि से, और इस हार्मोन को हम लोग कहते हैं क्या? आपातकालीन, संकटकालीन, इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड से ये जो उड़ो लड़ो हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन का ही नाम है एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए, लास्ट में अगर अपने पास समय बचा तो आप बता दीजिएगा, अभी आप नंबर भले नोट कर लेना, जो समझ में नहीं आया तो मैं लास्ट में वो सारे क्वेश्चंस को एक बार रिपीट कर दूंगी। ठीक है, चलिए ओके। जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नियॉन? बताएं जी। एक आध दिन में आविष्कारक वाला टॉपिक पढ़ा दूंगी। ठीक है, देखिए, जीवाणु को नष्ट करने में हम लोग क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन बैक्टीरिया को किल
करता है, इसलिए आपने देखा होगा पानी के अंदर भी हम लोग क्लोरीन मिलाते हैं। क्लोरीन से बना हुआ एक यौगिक का इस्तेमाल भी पानी के अंदर के जीवाणु को नष्ट करने में किया जाता है, और वो पता है क्या है, वो है ये ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल भी सेम इसीलिए किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल भी हम लोग किस लिए करते हैं, जीवाणु को नष्ट करने में, तो उसमें भी क्या है, क्लोरीन। अच्छा, इसके अलावा ओजोन, ओजोन जो होता है ना O3, उसका भी इस्तेमाल जम्स को किल करने में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। मतलब देखिए, पदार्थ की मूल 5 भौतिक अवस्थाएं होती है, जिसमें से ठोस, द्रव, गैस तो सभी को पता है। चौथा होता है प्लाज्मा, और 5वां होता है क्या, BEC। चौथी अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा, जिसको सर विलियम क्रुक ने खोजा था, जिसमें पदार्थ के कण बहुत ज्यादा हाईली एक्साइटेड पार्टिकल्स के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि सूर्य के अंदर, सूरज के अंदर जो है हाइड्रोजन, हीलियम के कण इसी टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लाज्मा अवस्था सन में, स्टार्स में देखने को मिलती है। जबकि 5वीं अवस्था के बारे में सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन दोनों ने गणना करी थी, तभी पदार्थ की 5वीं अवस्था BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इन्हीं के दोनों के नाम पर रखा गया। तो सत्येंद्रनाथ बोस, इन्होंने मतलब पहले ही बताया था कि ऐसी एक अवस्था होगी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गैसेस के पार्टिकल को बहुत ठंडा करते हैं, जिससे वो कंडेंस्ड होके पास में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज निम्न में से किसमें नहीं टूटता। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज किसमें ब्रेक नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, वाटर या एनर्जी, बताएं जल्दी से। देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या नहीं टूट के बनता, राइट, तो अल्कोहल कभी नहीं बनेगा। देखिए, ऑक्सीश्वसन जब होता है तो क्या होता है, ऑक्सीश्वसन में ये चीज होती है, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ये ब्रेक होता है ना गाइस, तो ये किसमें बदलता है पता है, 6CO2, थोड़ा सा इधर कर दो, 6CO2, 6H2O एंड साथ ही साथ कुछ एनर्जी, है ना। कितनी एनर्जी मिलती है, 38 ATPs या 686 किलो कैलोरी। ठीक है, वो एनर्जी लिखा है, समझ लेना। अब अगर देखा जाए, मैं अगर इसको डायरेक्टली ब्रेक करूंगी ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो ये बनता है C2H5OH, मतलब इथाइल अल्कोहल। सो इथाइल अल्कोहल बनने के लिए किस चीज की आवश्यकता है कि भैया यहाँ ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, पर यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो कभी भी अल्कोहल फॉर्म नहीं होगा। CO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है, एनर्जी बन रहा है, एज यू कैन सी हियर। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यदि वस्तु की गति की दिशा में बल आरोपित किया जाए तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ओके, कोई वस्तु की गति की दिशा में, अगर कोई एक गाड़ी है, टॉय कार समझ लो, ठीक है, ये एक टॉय कार है। अब इस टॉय कार की गति हो रही है किधर भैया, इधर, इधर मोशन में है वो, और इसी के ऊपर मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगी तो क्या होगा भैया, ऑब्वियस ही बात है, उसकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर आप किसी वस्तु पर उसी की दिशा में अगर बल आरोपित करते हो तो क्या होगा, उसकी गति बढ़ जाएगी। कम क्यों होगी यार ठीक है, ए आएगा इसका उत्तर। वस्तु की गति की दिशा में, जिस साइड गति करी उसी पर बल आरोपित करोगे तो गति तो बढ़ेगी ना। चलिए नेक्स्ट, कॉस्मिक किरणें कैसी होती है। कॉस्मिक रेस को हम ब्रह्मांड किरणें भी कहते हैं, इसके बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कैसी होती है। ये आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकती हैं, कोई नहीं। बाहरी मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि आपका पूरा जो सोलार सिस्टम है वहां से या हमारी पृथ्वी के बाहर से कुछ किरणें जो कि आवेशित होती है हमारी धरती तक आती है, उन किरणों को कॉस्मिक किरणें, ब्रह्मांड किरणें कहते हैं, और वो आवेशित होती है और ये काफी ज्यादा हाई एनर्जी वाली रेज होती है। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल्स के साथ बनी होती है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। ठीक है, कौन सी यांत्रिक तरंग है, रेडियो तरंग, एक्स तरंग, ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग। तो यांत्रिक तरंग मतलब ऐसी तरंगे जो केवल ठोस, द्रव और गैस में चल सकती है, मतलब निर्वात में नहीं चल सकती। रेडियो वेव्स बिल्कुल चलती है निर्वात में, है ना, सैटेलाइट्स में आप देख सकते हैं। इवन एक्सरे भी बिल्कुल चलती है, ये दोनों भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इवन लाइट भी, प्रकाश भी तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो नहीं है वो है साउंड। साउंड क्या है, एक यांत्रिक तरंग है, बाकी के 3 विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला देखेंगे, लोहे से बना गोला जब पारे से भरे बर्तन में डुबोया जाएगा तो ये क्या, इसका क्या होगा, ये पारे में डूब जाएगा, पारे की सतह पर तैरेगा,
आंशिक रूप से डूबेगा। इनमें से कोई नहीं। बताए 37 प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लोहे से बना एक गोला है, पारे से भरे अपने बर्तन में डाल दिया। क्या लग रहा है इसका उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या है कि पारे की सतह पर तैरेगा। अगर आप लोहे के एक ठोस गोले को अगर पारे के ऊपर डाल दो तो वो उस पर फ्लोट करेगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि लोहे की कील को यदि आप पानी में डाल दोगे तो वो डूब जाएगी, पर यदि पारे पर डालोगे तो वो तैरेगी। इसका सही उत्तर क्या है? पारे की सतह पर क्यों तैरेगी पता है? क्योंकि ये इट्स ऑलवेज मतलब डिपेंड ऑन द डेंसिटी एक्चुअली, कि पानी की तुलना में अगर देखा जाए पारा जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इवन आयरन की कंपैरिजन में भी लोहे से ज्यादा पारे का घनत्व होता है, इसलिए लोहा जो है पारे पर तैर जाता है। निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है ना? हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें होता है? वाटर में है क्या? ऑफ कोर्स है। डीएनए में बिल्कुल है। प्रोटीन्स में भी है, विच मीन्स कि सभी में हाइड्रोजन बंध हमको देखने को मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तीनों में भी पाया जाता है। देव शर्मा, इसका तो कुछ उत्तर नहीं बता सकती हूं मैं कि कितना समय लगेगा याद करने में। चलिए, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? पेंटल ने, बर्नार्ड ने, शेट्टी ने या पीके सेन ने? इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या? बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है क्या? ठीक है, मुझे लगा पहला छूट गया। ठीक है, ओके, सो बर्नार्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है? मतलब कौन जो है ऊर्ध्वपातन कर सकता है का मतलब यही है कि बहुत ठोस है पर वो डायरेक्टली गैस में बदल सकता है बिना लिक्विड स्टेट में आए। वे पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट आए। दो सब्सटेंस विच कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू द गैस फ्रॉम द सॉलिड स्टेट कॉल्ड इज द सबलाइम सब्सटेंस, जिसमें अमोनियम क्लोराइड बिल्कुल सही है। कपूर का इंग्लिश कैम्फर होता है भैया, तो कपूर हो गया, कैम्फर मतलब कैम्फर हो गया, नैफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ये सारे वो पदार्थ है जिनको खुला रखते से ठोस है पर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में, मतलब ये सबलाइम सब्सटेंस है। अगला है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है? जाइमेस, इन्वर्टेज, माल्टोज या डायस्टेज? देखिए, ये आपने एक वर्ड सुना होगा, किण्वन, शुगर फर्मेंटेशन, जिसमें हम लोग अनाजों से शराब का निर्माण करते हैं। जैसे बियर का निर्माण सबसे ज्यादा किससे किया जाता है? बार्ली, जौ से किया जाता है, राइट। वैसे ही हम लोग अनाजों को सड़ा करके उससे शराब बनाते हैं, अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है देखो, ग्लूकोज से इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए जाइमेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाएगा। नैफ्थलीन क्या है भैया? अरे नैफ्थलीन नहीं पता? नैफ्थलीन की गोलियां देखिए सफेद कलर की, है ना, जिसको जनरली बिस्तर पेटी में आप गद्दों के बीच में या कपड़ों के बीच में डालते हैं। जैसे आप देखना कि वो गोलियां जो है नैफ्थलीन की बॉल अगर रख दी आपने, फिनाइल की गोली सुना है कभी? वो तो चले, तो उसमें क्या होता है मेनली कि वो आप देखना कि कभी आप दवाइयां वो रख देते हैं गोलियां, तो आप कुछ महीने बाद जब खोल के देखेंगे ना, तो या तो वो गोलियां बहुत छोटी हो चुकी होगी या सिर्फ खुशबू आएगी और वो गायब हो चुकी होगी। जैसे आपने अपने घर में ओडोनिल लगाया, उसमें भी देखना आपके वो बहुत खुशबू रह जाती है और एक महीने के बाद खुशबू भी गायब, वो पदार्थ भी गायब। चले, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? विद्युत संयोजी। ठीक है, सहसंयोजी नहीं आएगा, विद्युत संयोजी बिल्कुल आएगा, कार्बनिक बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, बी आएगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक, जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। कैसे? सोडियम है, परमाणु क्रमांक 11, 2,8,1 इसका विन्यास है। इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा क्योंकि इसका अष्टक पूरा है अंदर का, और इसको बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर एक प्लस आ जाएगा। वैसे क्लोरीन की बात करें 17, 2,8,7, बाहर वाले कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए 1 की कमी है, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? इसमें से -1 माइनस इलेक्ट्रॉन कर देते हैं या +1 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्लोरीन आयन, ये हो गया सोडियम आयन, ये हो गया क्लोरीन आयन। अच्छा, इसके विन्यास भी पूछ लिए जाते हैं। सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है क्या है? 2,8, और क्लोरीन का है 2,8,8। ये याद रखना,
287 क्लोरीन का है, पर क्लोराइड आयन का 288 है। तो विद्युत संयोजी बंध आपस में इनमें बनता है, तो यहाँ पर NaCl नमक का निर्माण हो गया। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट, शेविंग ब्रश के रेशे जल से बाहर निकालते से आपस में चिपक जाते हैं। ये अभी मैंने बताया, क्या यदि आप बालों को पानी में डाल के ऐसे निकालते हो और आपके बाल पूरे चिपक जाते हैं, जिनके लंबे बाल है उन्हीं के लिए है ना, चिपक जाते हैं, या आपने पेंटिंग की है, ब्रश आपने सभी ने पुताई सभी ने किया है, घर में पेंट होता है, तो वो ब्रश को अगर डाल के निकालोगे तो वो ऐसा चिपक जाता है। सो अल्टीमेटली यहाँ जो भी ब्रशेस है जो लंबे हैं थोड़े से, उसमें आप देखेंगे कि शेविंग ब्रश को निकालते से वो चिपक जाते हैं। तो क्यों? कारण है पृष्ठ तनाव। बाकी के ऑप्शन इससे रिलेट नहीं कर रहे, तो अपन आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट। टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? टार्टेरिक एसिड किस में पाया जाएगा? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको धावन सोडा भी कहते हैं। तो धावन सोडे में दिखाएगा क्या टार्टेरिक एसिड? बिल्कुल नहीं। सिरका मतलब क्या हो रहा है? CH3COOH, एसिटिक एसिड। खाने का सोडा ना। ओके, बेकिंग पाउडर बिल्कुल सही। अब बेकिंग पाउडर का सूत्र नहीं होगा। देखिए, बेकिंग पाउडर पता है क्या होता है? बेकिंग सोडे के अंदर, खाने के सोडे के अंदर अगर हम लोग टार्टेरिक एसिड मिला देंगे, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा उसका, पर मेन अगर देखा जाए ना, बेकिंग सोडे का सूत्र होगा। बेकिंग सोडे में अगर हम लोग टार्टेरिक एसिड मिला देंगे तो एक तरीके से एसिड एंड बेस रिएक्शन करके उसको न्यूट्रल कर देगा, तो वो बेकिंग पाउडर अब बेकिंग सोडा अब बेकिंग पाउडर कहलाएगा। मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है, टार्टेरिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा इक्वल्स टू बेकिंग पाउडर। ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम केक के अंदर स्पंजेस को बनाने में करते हैं। अगला देखेंगे, डैश सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में उपयोग किया जाता है। देखिए, इलेक्ट्रिक हीटिंग इक्विपमेंट्स, मतलब देखा जाए तो कुछ ऐसे भी यंत्र होते हैं जैसे हीटर। आपने हीटर में देखा होगा ऐसी कॉइल्ड होती है, जब आप उसको गर्म करते हैं, या कई बार आपने छोटी सी वो भी देखी होंगी, जैसे अभी तो खैर गैस वगैरह स्टोव्स का इस्तेमाल करते हैं, पहले छोटा सा इतना सा भी खाने को गर्म करने के लिए सिगड़ी होती थी, इलेक्ट्रिक सिगड़ी, उसमें भी ऐसी कॉइलिंग्स होती थी और वो गर्म होती थी, वो पूरी लाल हो जाती थी, और पर फिर भी वो मतलब एक तरीके से पिघलता नहीं था वो इतना हीटअप होने के बाद भी, क्योंकि ऐसे वायरों का इस्तेमाल किया जाता है जैसे नाइक्रोम। ये असल में क्या है, दो अलग अलग तत्वों को मिला करके हमने बना दिया है। ठीक है, तो निकल और क्रोमियम से मिलके जो वायर बना उसको नाइक्रोम कहा हमने। तो इनका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है और गलनांक भी अच्छा खासा, मतलब इतना कम नहीं होता, इसलिए वो जल्दी से मेल्ट नहीं होते। तो मेनली हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग इक्विपमेंट जैसे प्रेस हो गया या हीटर हो गया, या वही मैंने छोटा सा सिगड़ी बताया, उन सभी में नाइक्रोम के वायर इस्तेमाल होते हैं। अगला देखेंगे, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि। अब ये प्रश्न को मैं ऐसा समझा देती हूँ। हीटर भी, हाँ हीटर भी बोल सकते हैं अंबिका, पर एक छोटी सी सिगड़ी आती थी, इलेक्ट्रिक सिगड़ी, उसकी बात कर रही हूँ। ओके, देखिए, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देता है क्यों? तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा होता है कि जिंक है, इसको डाला हमने कॉपर सल्फेट में, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाता है ZnSO4 और प्लस कॉपर। मतलब कॉपर सल्फेट जो है, इसके घोल को नीला थोथा कहते हैं और इसका कलर होता है ब्लू, और जैसे हम जिंक को डाल देते हैं तो उसका कलर पता है क्या हो जाता है? व्हाइट, और ये पता है क्या बन जाता है? व्हाइट विट्रियोल। ये ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा, वो सफेद कसीस बन जाता है और कॉपर अलग हो गया। ये इक्वेशन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसी के जलीय विलयन से विस्थापित करते हैं। तो अब यहाँ पर देख लें दो क्या उत्तर आ रहा है। कॉपर की तुलना में कम अभिक्रियाशील नहीं, कॉपर की तुलना में अधिक ऑक्सीकृत है, कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे जाएंगे। दाब का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? अगर आप किसी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, देखिए दबाव मतलब क्या या प्रतिबल मतलब स्ट्रेस मतलब क्या, तो ये आप ऐसा भी कर सकते हो। प्रतिबल का दबाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है कि द फैक्ट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी पृष्ठ पर एकांक क्षेत्र जितना आप लंबवत बल लगाते हो ना, उसको अपन दाब कहते हैं। जैसे देखो, ये कील है जिसके नीचे का सतह चौड़ा है, ये दूसरी कील है जिसका एक मतलब ये नुकीला है। अगर मैं दोनों के ऊपर प्रेशर डालूंगी तो कौन जल्दी जाएगा नीचे? ये, इसका एरिया ज्यादा है, इसका कम है। तो ये डिपेंड करेगा किस पर? क्षेत्रफल पर। ठीक है, एरिया पर।
ऑलराइट, नेक्स्ट पर बात करते हैं, लिटमस किससे निष्कर्षित किया जाता है? लिटमस को कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं अपन? हाइड्रोजीनिया, लाइकेन, जीरेनियम या पिट्यूनिया? तो इसका सही उत्तर होगा लाइकेन। लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर एक कागज होता है नीले और लाल रंग का, हम उसको बनाते हैं, इसको लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन होता है फंगस और एल्गी का सहजीवी। तो लाइकेन असल में वो बैंगनी कलर का होता है, उसको सुखा के पाउडर बना के लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। अगला क्वेश्चन है, स्क्लेरेन कायमा की कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है? स्क्लेरेन कायमा को दृढ़ ऊतक कहा जाता है। पौधे के वो भाग जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं, जैसे बीज, जैसे अखरोट का कड़क वाला हिस्सा, नारियल का छिलका, नारियल का वो पूरा जो कवच है, हस्क ऑफ कोकोनट बोल सकते हैं अपन, वो सभी में वो बहुत हार्ड है, उसके कारण है स्क्लेरेन कायमा। स्क्लेरेन कायमा की कोशिका भित्ति लिग्निफाइड होती है ना, इसकी सेल वॉल के बाहर एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन होता है जिसके कारण वो हार्ड हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा ऊतक वाला टॉपिक देख सकते हैं। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। संपर्क बल के लिए अन्य नाम क्या है? संपर्क बल मतलब कांटेक्ट फोर्स, कि भैया दो सतह आपस में पास में हो तब जाके वो फोर्स लगाएगा, उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। चुंबकीय बल दूर से भी काम करता है, स्थिर विद्युत बल भी दूर से काम करता है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन। अब यहाँ पर देखा जाए तो सही उत्तर अगर देखा जाए तो वो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन को हम लोग मेन टिपिकल कांटेक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं, है ना। वैसे अगर देखा जाए ना तो पेशीय बल भी यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर दोनों भी सही है, पर ज्यादा सही फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन टिपिकल कांटेक्ट फोर्स है, यहाँ पर दो सतह आपस में एकदम रगड़ती है, ठीक है, तभी जाके फ्रिक्शन होगा। दो सतह एकदम पास पास होगी ना, जैसे मैंने हाथ को ऐसे रब किया तो यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा, चल रहे हैं अपन, तो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के लिए मेनली ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इट इज ए कांटेक्ट फोर्स। चलिए, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच संबंध होगा। एक ही तत्व के दो परमाणु, ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण दूं क्या? Cl2, O2, N2, H2, ये सब क्या है? ये एक ही तत्व के दो परमाणु है ना। लाइक मैंने कहा क्लोरीन, तो क्लोरीन के मध्य सिंगल बॉन्ड है। H2 मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, HCl बना दी मैंने, तो ये इससे H2 बन रहा है, Cl2 बन रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर जो बनता है, जो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब सहसंयोजक बंध में भी देखा ध्रुवीय और अध्रुवीय, तो इसको नॉन पोलर कहा जाएगा। नॉन पोलर का मतलब जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। पोलर कब कहा जाता है? जैसे कि HCl के बीच में होता है, ये दो अलग अलग तत्व के परमाणु है, इसके ऊपर प्लस इस पे माइनस आता, सो ये ध्रुवीय होता, ये अध्रुवीय, ठीक है। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर है डी। ऑलराइट, नेक्स्ट देखेंगे, रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी थी? हालांकि अगर देखा जाए रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम हेनरी बैकरेल ने किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी है और ऑप्शन में अगर ये दो नहीं है तो आप सिर्फ बैकरेल पे लगा सकते हैं। पर हेनरी बैकरेल ने जब रेडियो सक्रियता की खोज करी थी उसमें अपना श्रेय, मतलब एक तरीके से श्रेय नहीं बोल सकते, उसमें अपना योगदान देने वाले काम मैडम क्यूरी ने भी किया है और पियरे क्यूरी ने भी किया है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। पर स्पेशली रेडियो सक्रियता को खोजने का काम इन्होंने जरूर किया था, पर इन दोनों का भी उसमें योगदान था। तो यहाँ पर अगर ये ऑप्शन होंगे तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आएगा। अविकसित कोशिका जैसे जीवाणु ब्लू ग्रेन एल्गी अमीबा प्रोटोजोआ वगैरह में अगर देखा जाए तो किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो भैया ये सारे के सारे कैसे जीव है? अगर बात करें मेनली जीवाणु आ गया है तो जीवाणु या नीलहरी शैवाल भी साइनोबैक्टीरियाज ही है। बैक्टीरिया में इतना न्यूक्लियस डिवाइडेड मतलब डेवलप नहीं होता, तो इसमें इसलिए समसूत्रीय अर्धसूत्रीय नहीं होता, उसमें असूत्रीय होता है, एमाइटोटिक, सिंपल टाइप का सेल डिवीजन। अगला देखेंगे ट्रॉफिक पुलिस, ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ना, उसके लिए पावर हाउस शब्द इस्तेमाल करते हैं। गोल्जी काय के लिए हाँ बिल्कुल, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस इस्तेमाल करते हैं। राइबोसोम के लिए क्या? प्रोटीन फैक्ट्री, और लाइसोसोम के लिए सुसाइड बैग, है ना। तो इसका उत्तर है गोल्जी काय को हम लोग ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स, एंड ये क्या हो रहा है? आत्महत्या की थैली। और लाइसोसोम को एटम बम भी बोलते हैं, वो फट जाता है तो कोशिका मर जाती है ना, इसलिए। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम कहाँ होता है? न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स है क्या एक्चुअली? ये दोनों व्हाइट ब्लड सेल्स है, और दोनों का निर्माण या ओरिजिन कहाँ से होता है? सो यहाँ पर सही उत्तर होगा बोन मैरो। व्हाइट ब्लड सेल्स का मेनली अगर देखा जाए यहाँ पर लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स बनती है बोन मैरो से, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड।
अगला क्वेश्चन है किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? मतलब प्रोटोप्लाज्म और आपका हीमोग्लोबिन दोनों मिक्स हो जाते हैं। फ्रॉग, फिश और मानव ये नहीं आएंगे क्योंकि तीनों भी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर है, कॉर्डेटा, और कॉर्डेटा मतलब कशेरुकी प्राणियों में प्रॉपर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, है ना, और इसमें प्रॉपर धमनी, शिरा ऐसा सब होता है। केचुआ इसका सही उत्तर है, ये नॉन कॉर्डेटा है। तो केचुए के अंदर भी हीमोग्लोबिन होता है पर वो जीव द्रव्य के अंदर घुला हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है किसका? फोटोग्राफी में देखो, अगर हाइपोविलियम की बात करें तो मेनली हम लोग यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, और अगर सिल्वर के किसी कंपाउंड की बात करें तो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल हम लोग मेनली फोटोग्राफी में कर सकते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट देखेंगे, समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने करी थी? समसूत्री कोशिका विभाजन ऐसा विभाजन है जिसमें गुणसूत्र का जब विभाजन होता है तो मात्र कोशिका और संतति कोशिका में गुणसूत्र बिल्कुल समान होते हैं। जैसे आप मान लो कि ये कोशिका है, इसमें कुछ इस टाइप से क्रोमोसोम्स हमको जोड़ा दिखाई दे रहा है, तो इससे जब दो पुत्री कोशिका बनेगी तो उसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे ही गुणसूत्र की संख्या होगी। तो जब गुणसूत्र की संख्या मात्र और संतति कोशिका में एक समान हो उसको समसूत्री कहते हैं। पर यदि मैं इसी के आगे कर दूं कि भैया इस मात्र कोशिका से दो संतति कोशिका बनी है और इनमें यदि गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाए तो यह अर्धसूत्री विभाजन होता है। समझ रहे हैं आप? ये ऊपर वाला समसूत्री, नीचे वाला अर्धसूत्री। तो वॉल्टर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने सबसे पहले समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हैलोजन में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? हैलोजन मतलब परमाणु, मतलब अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो समूह 17, समूह 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्केटीन, है ना, एस्टाइन हम बोल सकते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, कम उससे कम ब्रोमीन, सबसे कम आयोडीन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हैलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून पॉलिश परिमार्जक मतलब नेल पेंट रिमूवर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? क्या इस्तेमाल किया जाता है? आप थिनर इस्तेमाल करते हो, उसमें जो है आपका अगर देखा जाए तो हम लोग बेंजीन और इसका इस्तेमाल करते हैं। पर अगर प्रॉपर हम लोग नेल पेंट रिमूवर की बात करें तो उसमें एसीटोन होता है। ठीक है, मेनली आपके अगर हम लोग इसका कंपोजिशन देखें ना तो उसमें कीटोन वगैरह भी होता है, मैथिल कीटोन या मैथिल इथाइल कीटोन हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। तो एसीटोन का भी इस्तेमाल नेल पेंट रिमूवर के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में उपयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है? इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इंफ्रारेड, है ना, अवरक्त लाल। इंफ्रारेड का मेनली इस्तेमाल किया जाता है कहां पर? टेलीविजन और इनके रिमोट कंट्रोल में। आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं, अगर आप उसको बटन दबा के देखना और कैमरे का आगे से अगर आप मोबाइल का कैमरा देखना उसमें आपको उसका लाइट जलता हुआ सा दिखाई देगा। तो अल्टीमेटली इंफ्रारेड का इस्तेमाल हम लोग टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि इको सुनाई दे? तो ये मैंने ध्वनि जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें ये क्वेश्चन लिया भी था कि अगर आप अपने ही साउंड को वापस से सुनना चाहते हैं जिसको प्रतिध्वनि कहते हैं तो कम से कम परावर्तक तल और आपके बीच में कितना? 17 मीटर का डिस्टेंस होना ही चाहिए। तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटे का मान क्या होता है? यहाँ पर जूल में पूछा है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? देखो भाई यहाँ पर क्या पूछा है, AC टू DC, AC अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर, है ना, रेक्टिफायर। और मैं इसी का उल्टा कर दूं, DC टू AC कर दूं तो इसके लिए इन्वर्टर। डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिक मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ट्रांसफॉर्मर मैंने बताया उपचय और अपचय करने का, स्टेप अप स्टेप डाउन करने का काम करता है। एथाइल अल्कोहल में से निम्नलिखित में से क्या मिलाकर उसको पीने के अयोग्य बनाया जा सकता है? देखिए इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH, इसको पीने वाली शराब कहा जाता है। इसमें अगर हम मैथिल जोड़ दें, मतलब C2H5OH की जगह CH3OH करके मिथाइल अल्कोहल बना दिया जाए उसको, तो उसको जहरीली शराब कहा जाएगा। तो इसमें मेथनॉल मिला करके, मतलब मिथाइल अल्कोहल मिला करके उसको और पिरिडिन मिला करके हम लोग उसको
जहरीली शराब बना देंगे जिससे कोई उसको पिएगा नहीं। निम्न में से कौन सा विकल्प एक मछली है? ओके, सी कुकुम्बर, सी काऊ, सी हॉर्स एंड सी टाइगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है समुद्री घोड़ा। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम लोग बात करें सी कुकुम्बर वगैरह की, तो ये आपके नॉन कॉर्डेटा में आता है, इकाइनोडर्मेटा में आता है, कुकुमेरिया भी कहते हैं। समुद्री गाय, समुद्री बाघ, ये भी एक काइंड ऑफ एनिमल्स ही होते हैं, पर ये फिश में नहीं आता। सी हॉर्स जो है वो फिश में आता है। आपने देखा होगा एक घोड़े जैसी मछली सा दिखाई देता है वो। ब्रायोफाइलम में किस प्रकार से प्रवर्धन होता है? देखिए, ब्रायोफाइलम की जो पत्ती होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। ये अगर गिर जाती है तो इसमें से धीरे धीरे पत्ती में से जड़ें निकलने लग जाती है और इन जड़ों में से फिर प्रॉपर एक प्लांट डेवलप होने लग जाता है। मतलब एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन पत्तियों से होता है। ब्रायोफाइलम के अलावा बुगोनिया में भी ऐसा होता है, ये मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था। अगला देखेंगे, पान की लता में बनने वाली जड़ें कौन सी होती है? मैंने बताया था पान है, मनी प्लांट है, ये ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, है ना, क्योंकि इनमें क्लाइंबिंग रूट्स पाई जाती है। आरोही जड़ या क्लाइंबिंग रूट्स बोल सकते हैं अपन उसको, क्लाइंबिंग रूट्स, ठीक है। आरोही जड़ होती है जो कि उसको ऊपर की तरफ चढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट देखेंगे, टाइफाइड और कॉलेरा। टाइफाइड तो आप सभी को पता है और कॉलेरा मतलब हैजा होता है भैया। तो टाइफाइड और कॉलेरा मतलब हैजा और कॉलेरा किसका उदाहरण है? संक्रामक रोग का, वायुजनक रोग का, जलजन्य रोग का। तो ये मैंने आपको ये बताया था, हैजा है, पेचिश है मतलब अमीबियासिस, टाइफाइड है, और ये सारी बीमारियां, पीलिया, ये जल प्रदूषण वाले गंदे पानी से होती है बीमारी, जनरली वाटर बोर्न डिजीज इनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा रोग कवक जनित है? एलर्जी फंगस से नहीं होता, कलर ब्लाइंडनेस तो आनुवंशिक बीमारी है, एड्स एक वायरस के द्वारा होता है, गंजापन बिल्कुल सही है ना। गंजापन में हमने पढ़ा था कि बार्डनेस जो है फफूंद के द्वारा होने वाली बीमारी है। टीनिया कैपिटिस के द्वारा होता है। अगली बीमारी है, अगला क्वेश्चन बीमारी से ही है, मतलब स्लीपिंग सिकनेस कैसे होता है? तो स्लीपिंग सिकनेस मैंने बताया था, अफ्रीकन स्लीपिंग की सिकनेस कहता है उसको। एक मक्खी होती है, सीसी मक्खी, उसके द्वारा ट्रिपेनोसोमा शरीर में चला जाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति सोता ही रह जाता है कई दिनों तक। तो ट्रिपेनोसोमा से निद्रा रोग होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, जेनेरा प्लैंटेनम, स्पीशीज प्लैंटेनम, और साथ ही साथ अगर देखा जाए कई सारी ऐसी किताबें हैं जो कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई है। सिस्टेमा नेचुरी, स्पीशीज प्लैंटेनम और जेनेरा प्लैंटेनम, ये कैरोलस लिनियस नाम के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा लिखी गई है ना। सिस्टेमा नेचुरी का तो बहुत बार आता भी है इवन एग्जाम में। स्पंज क्या है? एक जीवाश्म, एक प्लांट, एक एनिमल या एक फफूंद? तो इसका सही उत्तर है एक जीव, एक एनिमल होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, एक ऑर्गेनिज्म होता है स्पंज, जिसको पोरीफेरा का सदस्य कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, फर्न किस वर्ग में आते हैं? पादप जगत पढ़ना पड़ेगा तो हमें पता चलेगा। थैलोफाइटा शैवाल, ब्रायोफाइटा मॉसिस, टेरिडोफाइटा फर्न्स। फर्न्स जो है वो आते हैं किसमें? टेरिडोफाइटा में, है ना। थैलोफाइटा में एल्गी और ब्रायोफाइटा में मॉसिस। रोडोफाइसी सदस्य निम्न में से किस शैवाल में आते हैं? तो भैया ये आते हैं, रोडो का मतलब क्या होता है? रैड। तो रैड एल्गी को हम लोग रोडोफाइसी के सदस्य मानते हैं। 3 प्रकार की शैवालें होती है, लाल, हरी और भूरी। अगला देखेंगे, किस पेड़ की छाल का इस्तेमाल मसाले में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दालचीनी। दालचीनी प्राप्त किया जाता है वृक्ष की छाल से। लौंग कलियां होता है, नीम की पत्तियां इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, ये अल्टीमेटली सब चीजें प्राप्त होती है फल से। जो डोडा होता है ना, उसमें चीरा लगा के इसको प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, समान कोशिका के समूह को जो कि उनके कार्य के अनुसार क्या कहते हैं? मतलब ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? अपन ने पढ़ा था टिश्यू, वो तक कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। पोलियो कैसे होता है? पोलियोमाइलाइटिस वायरस से होता है, तो इट इज ए वायरल डिजीज, विषाणु जनित रोग है ये। यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, है ना।
और जाने के पहले कमेंट जरूर करके जाना कितने मार्क्स आए आपके। किसी पिंड ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक करता है जब वो हो। देखिए काला रंग ऊष्मा को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, सभी को पता है। गर्मी में अपन काले कपड़े नहीं पहन सकते, तो अगर कोई पिंड काला हो और खुरदुरा हो तो वो ज्यादा अच्छी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन यंत्र कहाँ होता है? अपन बर्फ कहाँ जमाते हैं? ऊपर की तरफ ना, तो शीतलन यंत्र ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हीटर नीचे ही क्यों लगाया जाता है और एसी ऊपर क्यों लगाते हैं। तो हमेशा शीतलन ऊपर से होगा क्योंकि गर्म हवाएं ठंडी होकर नीचे और नीचे की ठंडी ऊपर, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से मापते हैं? तो दूर से जैसे सूर्य का तापमान मापा जाता है पायरोमीटर के द्वारा, तो पायरोमीटर के द्वारा आप कितनी दूर का कोई टेम्परेचर हो, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, उसको भी आप माप सकते हैं पायरोमीटर के द्वारा। एक्स किरणों की खोज किसने करी थी? तो एक्स रेज जो होता है एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें हैं, और इसकी खोज करी थी विलियम रॉन्सन नाम के साइंटिस्ट ने। विलियम रॉन्सन वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द एक्स रेज। एंड निम्न में से किस अम्ल को रसायन का राजा कहते हैं? रसायन राज कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसको किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, भैया होली ऑफर चल रहा है 1 तारीख से 5 तारीख तक, और 90% के डिस्काउंट है सारे ऑनलाइन कोर्सेज में। तो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? इतने सस्ते कोर्सेज आपको अब इसके बाद कभी नहीं मिलेंगे गाइस। तो इस ऑफर का लाभ उठाए जो कि 5 तारीख तक अवेलेबल है विनर्स की ऐप पर। और आज का पीडीएफ गाइस आपको यहां से मिल जाएगा, तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल करके हमारे टेलीग्राम चैनल से। और इसी के साथ आज इस सेशन की होती है समाप्ति। सो गाइस आपको आज का सेशन कैसा लगा? और पीडीएफ इंपॉर्टेंट है इसलिए टेलीग्राम से उसको जल्दी से आप डाउनलोड कर लीजिएगा आफ्टर द एंड ऑफ सेशन। सो थैंक यू वेरी मच क्लास, मिलते हैं ऐसे ही और सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, सिया।